Hello everyone. Today we will discuss Unit 3 of Fundamentals of Environmental Science, and that Unit 3 is environmental issues. We have already read different environmental issues, and today we will discuss persistent organic pollutants. This is also one of the environmental issue. This is our fourth subtopic. ये जो आपका एनवायरमेंटल सिलेबस है, इसमें सबसे पहली बुक हम लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस उठाई है. इसमें आप लोगों को 4 ब्लॉक्स हैं. हर किसी ब्लॉक्स में 4 यूनिट्स हैं. ठीक है, तो पहला यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट किया है ब्लॉक फर्स्ट में. यूनिट सेकंड भी कंप्लीट किया. आज हम लोग यूनिट थर्ड पढ़ रहे हैं, उसमें भी पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. ये सब कुछ ना केवल आपका एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस कंप्लीट करेगा, बल्कि जो बच्चा यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, उनमें से एक पार्ट एनवायरमेंटल साइंस में आता है. उसमें पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का एक टॉपिक है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो एनवायरनमेंट में बहुत टाइम तक रहते हैं. यहाँ पे वर्ड पर्सिस्टेंट का ही मतलब होता है बहुत सालों तक जो चीज़ रहेगी, पर्सिस्ट करेगी. ऑर्गेनिक मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और ये बॉन्ड जो होता है नॉन पोलर होता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं ऑर्गेनिक. थर्ड इज पोल्यूटेंट्स. पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को हम लोग शॉर्ट में POPs भी कहते हैं. अब ये क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स जो एनवायरनमेंट में बहुत टाइम तक रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर हम लोग इनका कम यूज़ ना करें. सेकेंड, हम लोग कहते हैं कि ये जो पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये हम लोगों के फूड में प्रेजेंट होता है, कंटेमिनेटेड फूड में, पोल्यूटेड एयर में प्रेजेंट होता है और बाकी एरियाज़ में प्रेजेंट होता है. ये आसानी से हमें सर्फेक्टेंट्स पे मिलता है, जैसे कि हमारे डिटर्जेंट्स है, डे टू डे लाइफ में हम लोग डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोगों को ये मिलता है. फ्लेम रिटार्डेंट्स में मिलता है, हम लोगों को फ्लेम बुझानी है कहीं पे, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं फ्लेम रिटार्डेंट्स. तो उसमें भी हमें पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स मिलते हैं जो कि फाइनली एयर में चले जाते हैं, वाटर में चले जाते हैं और उसमें बहुत टाइम तक रहते हैं और ह्यूमंस को वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं. इससे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या डिजीज़ ह्यूमंस में हो सकती हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे. Now we will see what are the characteristics of persisting organic pollutant. The first one is they stay intact for longer period of time. ये बहुत टाइम तक रहते हैं एनवायरनमेंट में, बहुत सालों तक रहते हैं. सेकेंड इज कि ये कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एयर में होते हैं, वाटर में होते हैं, सॉइल में होते हैं. थर्ड इज कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं. देन ये नॉन सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो वो नॉन पोलर होता है. ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है. अगर ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इसीलिए हम लोग कहते हैं नॉट सॉल्युबल इन वाटर. ये फैटी टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं अगर ये वाटर में चले जाएंगे, वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स लेंगे, फिर ज़ूप्लैंक्टन्स, लार्जर फिशेस लेंगे, फिशेस को ह्यूमंस लेते हैं और फाइनली ये फैटी टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और अप टू 70,000 टाइम्स ये मैग्नीफाई हो जाते हैं और टॉप लेवल ऑफ फूड चेन में ये प्रेजेंट होते हैं. अब इनकी एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, जैसे ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स, DDT, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनको PAHs भी कहते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जैसे ट्राइब्यूटाइलिन केमिकल्स जो इंडस्ट्रीज से हमें मिलते हैं, जैसे PCBs हैं, और बाकी इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट जैसे डाइबेंजोफ्यूरॉन्स, पॉलीक्लोरिनेट डाइबेंजोपी डाइऑक्सिन्स जिनको हम लोग कहते हैं डाइऑक्सिन. लार्जर फिशेस को ह्यूमंस इनटेक करते हैं, तो जिसकी वजह से ह्यूमंस के भी फैटी टिश्यूज़ में ये पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं. इसीलिए हमें चाहिए कि हम लोग वाटर को साफ़ रखें, एयर को साफ़ रखें, सो दैट ये पोल्यूटेंट्स ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट ना करें. देन हम लोग ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं कि ये हायर कंसनट्रेशन में पाया जाता है फूड चेन की टॉप लेवल पे. उसके बाद ह्यूमंस के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ह्यूमन लाइफ, वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत टॉक्सिक होता है.
अब क्वेश्चन ये बनता है कि अभी तक जो भी हम लोग ये पीओपीज़ देख रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर में ये पीओपीज़ होते हैं, एयर वाटर सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए, सॉल्युबल ही नहीं है कहीं पे। अब क्या होता है, इनको कम करने के लिए, इन पीओपीज़ को कम करने के लिए एक गवर्नमेंट का हाथ इसमें नहीं होता है या कुछ लोगों का हाथ होता है, बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ बैठती है और एक ग्लोबल ट्रीटी बनाती है। जैसे चाइना बैठेगी इंटरनेशनल ट्रीटी में, इसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती है, इंटरनेशनल कंट्रीज़, और फिर वो कुछ एग्रीमेंट्स बनाती हैं। उन एग्रीमेंट्स के तहत वो कहती है कि कुछ पीओपीज़ आप यूज़ कर सकते हो और कुछ आप यूज़ नहीं कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। कुछ जैसे हम लोग यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स में कुछ ऐसे केमिकल्स, उनमें लेकिन पीओपी प्रेजेंट होता है, तो वो हम लोगों को उस वक्त बैन किया जाएगा अगर वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है लोगों के लिए। और अगर इस कन्वेक्शन जो ये बिठाई जाती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ बैठकर ये फैसला सुनाती है कि कौन सा पीओपी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और कौन सा पीओपी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब अभी तक कौन सी कन्वेक्शन बिठाई गई है जहाँ पे ये कहा गया है कि पीओपीज़ यूज़ नहीं करने हैं और हमारी ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को बचाती है, वो है हमारी स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये स्टॉकहोम कन्वेंशन कहाँ पर है? ये स्टॉकहोम स्वीडन में है। और कब ये स्टार्ट की गई? 17 मई 2004 में। ये ग्लोबल ट्रीटी होता है ताकि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ पीओपीज़। कहाँ पर ये कन्वेंशन बिठाई गई है? स्टॉकहोम कन्वेंशन स्टॉकहोम में ही बिठाई गई है। उसके बाद इसकी वजह से क्या होता है, जो पीओपीज़ हैं उनका एमिशन एटमॉस्फेयर में बहुत कम हो जाता है। और इस कन्वेंशन ने, स्टॉकहोम कन्वेंशन ने, इस ग्लोबल ट्रीटी ने अभी तक कितने पीओपीज़ को बंद किया है? 26 को मेनली, ठीक है। अब इस स्टॉकहोम कन्वेंशन का अपना लोगो होता है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन का लोगो है, ठीक है। तो ये स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है? ये एक ग्लोबल ट्रीटी है जिससे की वजह से एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होता है फ्रॉम पीओपीज़। और ये कब इनिशिएट हुआ है? ये 2001 में इनिशिएट हुआ है स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम स्वीडन में। और इफेक्ट में कब आया? 2006 में। अगर आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि व्हेन वाज स्टॉकहोम कन्वेंशन इनिशिएटेड, यू हैव टू से 2001 एंड व्हेन इट केम इनटू इफेक्ट 2004। आफ्टर दैट ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है 2006 में। और ये स्टॉकहोम कन्वेंशन किस चीज़ पर एम करता है? सबसे पहले ये कहता है कि हमें जो पीओपीज़ है इनको कम करना है और अल्टरनेटिव जो होगा वही हमें यूज़ करना है, सो दैट जो एनवायरनमेंट है और ह्यूमंस हैं वो बचे पीओपीज़ से। जैसे कि कुछ पीओपीज़ होते हैं जो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, हम उनका अल्टरनेटिव यूज़ करेंगे, लेकिन ऐसे यूज़ ये नहीं करेंगे जिसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है। और जो स्टॉक पाइल्स हैं उनको भी क्लीन करेंगे। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन उठाएंगे फॉर पीओपी फ्री, ठीक है। ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, इसने कहा कि मैं 9 डर्टी डजन केमिकल्स को हम लोग बैन कर देंगे और इनका यूज़ जो है लिमिट करना है। अब इनिशियली 9 असल में पीओपीज़ जो थे वो रिकॉग्नाइज हुए थे अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन कि ये पीओपीज़ हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो टोटल 12 थे, तो इसीलिए कहा जाता है उनको डर्टी डजन केमिकल्स। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन हमें कहाँ पे आजकल ऑनलाइन ज़माना है, हमें कैसे पता चलता है कि इस स्टॉकहोम कन्वेंशन ने अभी किस केमिकल को बैन किया है और किस केमिकल को बैन नहीं किया है? वो हमें इनकी एक वेबसाइट है, वहाँ पे हमें वो देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये है स्टॉकहोम कन्वेंशन की वेबसाइट। इस वेबसाइट पे 3 तरह की कन्वेंशन रोज़ होते हैं, जैसे कि बेसल कन्वेंशन है, रथरडोम कन्वेंशन है और स्टॉकहोम कन्वेंशन है। हम लोगों के सिलेबस में है स्टॉकहोम कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन में ये कन्वेंशन बताता है कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है। रथरडोम में ये दिखाता है कि पेस्टिसाइड मैनेजमेंट या बाकी केमिकल्स का मैनेजमेंट कैसे करना है। और स्टॉकहोम कन्वेंशन हमें बताता है कि ये कैसे हार्मफुल पीओपी से हमें बचा सकता है। और इसमें आपको ये याद रखना है कि जो इटली है उसने रिसेंटली ज्वाइन किया है इस स्टॉकहोम कन्वेंशन को, ठीक है। इंडिया ने कब किया? 2006 में। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। इस
इसमें आपको ये भी याद रखना है कि ये जो बेसल कन्वेंशन, रोटरडम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन है, इन तीनों का सेक्रेटरी एक ही जगह स्विट्ज़रलैंड जेनीवा में है। और याद रखना है कि इटली ने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया हुआ था। देन अगर हम लोग फिर से इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में, कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने 9 डर्टीजेंट केमिकल्स को बैन किया है। उनमें से पहले 8 पेस्टिसाइड्स आते हैं, उसके नाम ज़रूरी याद रखने नहीं है, एल्ड्रिन, क्लोरिडेन, डीडीटी एट्सेट्रा। ये 8 पेस्टिसाइड्स हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड है, जिनको बैन करना है। 2 इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी हैं, उसमें आता है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनॉल, हेक्सोक्लोरोबेंजीन। उसके बाद है अनइंटेंडेड बाई प्रोडक्ट्स, जैसे कि उसमें पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजोपी, डायोक्सिन्स एट्सेट्रा करके ये केमिकल्स पाए जाते हैं। उसके बाद यूनियन कैबिनेट ने भी बैन किया 7 केमिकल्स को जो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर लिस्टेड थे, क्योंकि जब स्टॉकहोम कन्वेंशन कोई भी केमिकल को बैन करता है तो फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे बैन हो जाता है, उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ बैठती है उसको बैन करने के लिए। उसके बाद जो अपनी कंट्री होती है फिर उसको उस चीज़ पर अमल करना होता है, और यूनियन कैबिनेट ने इस चीज़ पर अमल किया कि उसने उनमें से 7 केमिकल्स को बैन किया अपनी कंट्री में उसको रोकने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि स्टॉकहोम कन्वेंशन ने 2004 में कौन कौन से पीओपी ऐड किए। देन हम लोग देखेंगे 2010 में कौन कौन से पीओपीज ऐड हुए हैं, और फिर लेटर ऑन कौन कौन से पीओपी ऐड हुए हैं। 2004 में सबसे पहला हुआ है ऐड डाई एल्ड्रिन, उसके बाद पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनॉल, उसके बाद क्लोरिडेन, उसके बाद एंड्रिन। उसके बाद अगर 2010 में देखिए हम लोग, 2010 में हुआ है ऐड हेक्साब्रोमीबाइफेनॉल, हेक्साब्रोमीडाइबाइफेनॉल ईथर एंड हेप्टाब्रोमीडाइफेनॉल ईथर, लिंडेन, पेंटाक्लोरोबेंजीन। ये सारे हुए हैं ऐड 2010 में। उसके बाद यहाँ से जो आपको देखने को मिल रहा है ये उसके बाद ऐड हो गया आफ्टर 2010। फर्दर क्या क्या हुए हैं ऐड 2004 में, जैसे कि मायरेक्स हुआ है, एल्ड्रिन हुआ है, हेक्सोक्लोरोबेंजीन, डीडीटी, डायोक्सिन्स, फिरॉन्स, और 2010 में ये ऐड हुए हैं फर्दर, और फिर लेटर ऑन ये ऐड हो गए हैं। नाउ वी विल सी कि जो एजेंडा पीओपी आरसी 18 क्या है। पीओपी आरसी 18 का मतलब है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स रिव्यू कमेटी 18th। ये असल में 18th मीटिंग थी पीओपीज़ के रिलेटेड। इसमें रिव्यू कमेटी कहा कि हम लोग 5 केमिकल्स को एसेस करेंगे और हम देखेंगे कि क्या ये 5 केमिकल्स पीओपीज़ है कि नहीं। सबसे पहला केमिकल जिसको इन्होंने एसेस किया वो है डाइक्लोरीन प्लस। उसके बाद किया एसेस UV328 को। जो डाइक्लोरीन प्लस है ये फ्लेम रिटार्डेंट्स में यूज़ होता है। फ्लेम रिटार्डेंट्स वो सब्सटेंस या वो केमिकल्स हैं जिसकी वजह से फ्लेम बुझ जाती थी, लेकिन ये केमिकल्स पीओपीज़ हैं, मतलब हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हैज़र्डियस है। और UV328 ये प्लास्टिक्स में डाला जाता है। ये केमिकल प्लास्टिक अक्सर जब हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो इनका कलर फेड हो जाता है। उस कलर फेडिंग को बचाने के लिए हम लोग UV328 का इस्तेमाल करते थे, लेकिन रिव्यू कम्युनिटी कहा कि हम लोग इसको एसेस करेंगे कि अगर ये पीओपी है फिर इसको बैन कर दिया जाएगा। क्लोरीपायरिफॉस को भी एसेस किया और क्लोरिनेटेड पैराफिन को भी एसेस किया। और 5th केमिकल जिसको उन्होंने एसेस किया वो है परफ्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड। इन 5 केमिकल्स को पीओपी आरसी 18 ने एसेस किया और कहा कि अगर ये पीओपी है तो इनको बैन कर दिया जाएगा। तो फिर इनका आउटकम क्या था इस मीटिंग का, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में आया था रिलेटेड टू दीज इश्यूज़। इसमें आया था कि इन 5 केमिकल्स में स्टॉकहोम कन्वेंशन ने कहा है कि डाइक्लोरीन प्लस और UV328 को हम लोग एनेक्स ए में रखते हैं। एनेक्स ए में जिस भी केमिकल को रखा जाता है इसका मतलब है कि उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है। जो भी कंट्री उसको यूज़ करती है या हम कह सकते हैं कि बैन कर देना है। अभी मैंने कहा आपको डाइक्लोरीन प्लस फ्लेम रिटार्डेंट के लिए यूज़ होता था और UV328 एंटीऑक्सीडेंट फॉर प्लास्टिक्स के लिए यूज़ होता था, और दोनों ही को एलिमिनेट किया गया है।
क्लोरिनेटेड पैराफिन्स और परफ्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड्स का कहा गया कि इनका भी रिस्क मैनेजमेंट कंसिडर में लिया जाएगा। कम्युनिटी ने क्लोरीपायरोफिस को उसकी रिस्क कंसिडरेशन को डेफर किया, मतलब कि उसको एनेक्स ए में नहीं रखा, इसको फ़िलहाल के लिए इस केस को डेफर किया गया। तो अब हम देखेंगे कि इंडिया क्यों क्लोरपायरिफॉस के अगेंस्ट है। सबसे पहले ये है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा क्लोरपायरिफॉस बनता है। इंडिया पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर और फॉर्मुलेटर है, ठीक है। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की स्टॉकहोम कन्वेंशन से कि आप फ़िलहाल इसकी कंसिडरेशन को डेफर करो क्लोरीपायरिफॉस को। क्लोरीपायरिफॉस रजिस्टर्ड था अंडर इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। इसका लोग कंटिन्यूसली यूज़ करते थे। इसका कंटिन्यूस यूज़ करना अप्रूव हुआ था 2015 में। ग्लोबली अगर देखा जाए 50,000 टन्स ऑफ क्लोरीपायरिफॉस यूज़ किया जाता था एनुअली। चाइना और इंडिया जो हैं ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ क्लोरीपायरिफॉस है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर में क्लोरीपायरिफॉस यूज़ होता था एज पेस्टिसाइड मैनेजमेंट। 48% ऑफ क्लोरीपायरिफॉस जो है ये प्रोड्यूस होता है इंडिया में ही। तो अगर हम लोग देखें कि इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा अगर क्लोरीपायरिफॉस को बैन कर दिया जाता है, क्योंकि ये इंडिया में ही 24,000 टन्स प्रोड्यूस हो जाता है। फिर सारा जो भी हम लोगों को इसका स्टॉक पाइल है वो भी ख़त्म कर देना है, बंद कर देना है और नया भी प्रोड्यूस नहीं करना है अगर इसको बैन किया जाए। तो इसके इम्पैक्ट्स भी बहुत बुरे हो गए अगर बैन भी किया जाए इकोनॉमी पे। 11,000 टन्स यूज़ होता है कंट्री में ही, इनसाइड कंट्री। 12,000 टन्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और 1,000 टन जो है वो एज स्टॉक पाइल बच जाता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट की गई कि क्लोरीपायरिफॉस की जो कंसिडरेशन एज असेसमेंट उसको डिफ़र कर दिया जाए। अब हम देखेंगे फाइनली जो हम तब से पीओपी वगैरह पढ़ रहे हैं इनकी वजह से क्या क्या हो सकता है। पीओपी की वजह से डेथ हो सकती है, इसकी वजह से एलर्जीज़ हो सकती हैं, इसकी वजह से ह्यूमंस में कैंसर भी हो सकता है और रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, और इसकी वजह से न्यूरो बिहेवियर इम्पेयरमेंट्स होते हैं, इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम डिसरप्ट हो जाता है और कॉन्जेनिटल डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ये पीओपी वाला टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक में हम लोगों ने थोड़ा सा करंट अफेयर भी इंट्रोड्यूस किया रिलेटेड टू दीज पीओपीज़। आई होप कि आपको ये सब कुछ अंडरस्टैंड हुआ होगा आराम से। नाउ आवर फिफ्थ एनवायरमेंटल इशू इज़ वाटर स्कार्सिटी। ये भी एनवायरमेंटल इशू में आता है। वाटर स्कार्सिटी मतलब होता है कि पानी का बहुत कम हो जाना बिकॉज ऑफ द ओवर यूज़ ऑफ वाटर एंड पोल्यूशन ऑफ द वाटर। तो अगर हम लोग देखें कि पूरे अर्थ में 70% वाटर है, 30% लैंड है। 70% वाटर में फ्रेश वाटर 3% है और उस 3% में भी खाली अवेलेबल वाटर 1% है। ये कि वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड की डेफिनेशन है WWF 2020, क्योंकि 2% फ्रेश वाटर में फ्रोज़न है और 1% अवेलेबल है पीने के लिए। वाटर स्कैर्सिटी तब हो जाती है जबकि लोगों को शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाता है, ठीक है, और पीपल की डिमांड पूरी नहीं हो जाती है। ये UN 2020 की डेफिनेशन है। वाटर स्कैर्सिटी की वजह से पूरा कॉन्टिनेंट जो है इफेक्ट में आ जाता है, और अगर हम लोग देखें कि हर साल हर किसी कॉन्टिनेंट में वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम है। और वाटर स्कैर्सिटी एरियाज में कितने लोग रहते हैं? 1.2 बिलियन पीपल आउट ऑफ टोटल 8.2 बिलियन पीपल। 1.6 बिलियन पीपल जो है वो इकोनॉमिक वाटर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं। ये यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर की डेफिनेशन है, क्योंकि ये उन कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पे पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है ताकि वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। नाउ जो मेन रीज़न है बिहाइंड द वाटर स्कार्सिटी वो ये है कि हम लोग वाटर को ओवर यूज़ करते हैं और हम लोग वाटर को वेस्ट कर देते हैं।
मतलब अगर हम लोगों को पूरे दिन में 1 kg वाटर इस्तेमाल होगा फूड पर्पज़ के लिए, हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट, हम लोग 10 kg वाटर यूज़ करेंगे विदाउट एनी यूज़, प्रॉपर यूज़, हम लोग वेस्ट कर देते हैं वाटर को, ठीक है। जितना लोगों की पॉपुलेशन बढ़ जाती है उतना वाटर का यूज़ डबल हो जाता है। अगर हम लोगों को वाटर सस्टेन करना है तो हमें चाहिए कि हम लोग प्रॉपर तरीके से वाटर का इस्तेमाल करें, ज़्यादा ओवर यूज़ ऑफ वाटर ना करें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वाटर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग वाटर की सस्टेनेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं और वाटर स्कार्सिटी हो जाता है। अराउंड 1.8 बिलियन पीपल वाटर स्कार्सिटी को फेस कर रहे हैं प्रेजेंटली, जो कि 2/3 ऑफ पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में। ये UNDESA 2014 की डेफिनेशन है। अब हम देखेंगे काजेस ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। सबसे पहला काज है पोल्यूशन। पोल्यूशन की वजह से भी वाटर स्कैर्सिटी हो जाती है, क्योंकि हम लोग इतना पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स यूज़ कर जाते हैं फील्ड्स में, जो कि फाइनली डिस्चार्ज हो जाता है वाटर में और क्या करता है, वाटर को पोल्यूट कर देता है। जब वाटर ही पोल्यूट हो जाएगा तो इंसान वो वाला पानी पीने लायक नहीं रहता है। एग्रीकल्चर दूसरा रीज़न है, या हम लोग कह सकते हैं दूसरा कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी है। इसमें हम लोग 70% फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं। अगर हम लोग देखा जाए कि ये इनएफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम है, जिसमें हम लोग प्रॉपरली वाटर को यूज़ नहीं करते हैं और जो क्रॉप्स हैं उनको एक्सेस वाटर देकर क्रॉप्स को भी डैमेज करते हैं और वाटर लॉजिंग हो जाती है, एक्सेस वाटर जमा हो जाता है प्लांट्स के अराउंड, जिसकी वजह से उनमें जो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और वाटर भी ज़ाया होता है। कभी कभार आपका एग्रीकल्चरल फील्ड ठीक भी हो रहे लेकिन वाटर जो है उसकी शॉर्टेज हो जाती है। देन थर्ड इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ। कहा जाता है कि पिछले 50 सालों में जो पॉपुलेशन है वो डबल हो गई है और जो वाटर यूज़ है वो भी डबल हो जाता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि वाटर स्कैर्सिटी लोग फेस करेंगे फ्यूचर में और अभी भी कर रहे हैं। 41% जो पॉपुलेशन है वो वाटर स्ट्रेस एरिया में रहती है। ये WWF 2020 की डेफिनेशन है। अब हमें क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए जिसकी वजह से वाटर स्कैर्सिटी कम हो जाए? तो इसके लिए हम लोगों को जो वाटर की हम लोग ओवर यूज़ करते हैं वो हमें छोड़ना चाहिए, हमें प्रॉपर वाटर यूज़ करना चाहिए, वाटर को ज़ाया नहीं करना चाहिए, ठीक है। वाटर को हमें ट्रीट करना चाहिए एज स्केयर रिसोर्स जो कि ख़त्म होने वाला है। हर एक कंट्री को चाहिए कि वो मैनेजमेंट प्रोग्राम्स रखे ताकि जो वाटर है उसका हम लोग सही से इस्तेमाल कर सकें। तो इसी के साथ आपका वाटर स्कैर्सिटी भी कंप्लीट हो गया, एनवायरमेंटल जो कि इशू था। If you like my video, please hit the like button and subscribe my channel for further videos. Till then, take care and thank you so much.